जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की थी, उसमें साइंस का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं आपके लिए। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी साइंस स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से जाकर उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। साइंस के प्रश्न चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर भर्ती, पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका यूपीपी में रेडियो ऑपरेटर भर्ती, इसका कोई एग्ज़ाम हो, बीएड एंट्रेंस आप एग्ज़ाम देने वाले हो, इसमें साइंस आती है। लोअर पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उसमें साइंस पूछी जाती है। तो ये आप सब जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इसमें साइंस आएगा सबके लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुबह वाली मॉक टेस्ट में मैंने एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट अपलोड किया था। 25 प्रश्न मैंने इसमें डाले थे मॉक टेस्ट के, तो आप वहाँ से जाके एमटीएस के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप हवलदार या एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको जाके प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए, आज का मॉक टेस्ट क्या है, साइंस में कौन कौन से हम प्रश्न लेके आए हैं, 50 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, क्विक रिवीजन ये आपका रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है। दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। इन ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब बनेगा 5800 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखिएगा, सूर्य का सतह तापमान 5800 या हम कह सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य जो है इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा सूर्य में लगातार ऊर्जा बनती है और सूर्य का लगभग 70% भाग, लगभग 70 से 71% भाग ये हाइड्रोजन का बना होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि सूर्य का 70% हिस्सा किसका बना है, हाइड्रोजन का। क्या आपको पता है कि इसरो जो है भारत में ये अपना सूर्य मिशन करेगा, इसका सूर्य मिशन का नाम क्या होगा, आदित्य L1। भारत का जो सूर्य मिशन है इसका नाम होगा आदित्य L1। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रडार की खोज किसने की थी। दोस्तों, रडार बनाया था रॉबर्ट वाटसन ने। ऑप्शन ए मिलान खाता आपका 2 से। विमान राइट बंधु, राइट ब्रदर्स। टेलीविजन JL बेयर्ड। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर। एक बार दोबारा देख लो, रडार, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। रडार रॉबर्ट वाटसन, विमान राइट ब्रदर्स, टेलीविजन JL बेयर्ड और ब्लैक होल एस चंद्रशेखर। बाकी आपको मिल गया है तो इसका आप ऐसे ही याद रखिएगा, इसके सही मिलान यही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो सापेक्ष आर्द्रता, दोस्तों आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि A3 से मेल खाता है। ऊंचाई मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर होता है। गहराई मापने वाला यंत्र सोनार होता है। और सूर्य की तीव्रता एस्ट्रोमीटर से मापते हैं। सूर्य की तीव्रता जो मापेंगे हम, किरणों की तीव्रता, वो एस्ट्रोमीटर से मापते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या मिलता है ये। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर, समुद्र की गहराई सोनार और सूर्य की किरणों की तीव्रता एस्ट्रोमीटर। बाकी आप ऐसे आप याद रखिएगा जो आपसे मिलान के लिए पूछा गया। दोस्तों, यहाँ पे ना लिखा गया आपका सोनार। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि सोनार में कौन सी तरंगें होती हैं, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता होती है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। दोस्तों, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो ये गलत है, क्योंकि ये ऊष्मा की नहीं है। सेल्सियस एक्चुअल में ताप की इकाई होती है, तो ये आपका गलत हो गया ना। सेल्सियस किसकी इकाई है, ताप की, तो ये आपका गलत हो गया। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल शक्ति की इकाई, ये आपका सही है। तो आपका सही जवाब बनेगा यहाँ पे कि जो सेल्सियस है ये ताप की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। ये गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका एक अश्वशक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो भार W बराबर होता है mg, भार W बराबर mg, तो W बराबर mg
ये हो गया। भार कितना दिया है 29.4। m का मान पूछा गया है, द्रव्यमान कितना होगा m। और पृथ्वी पर g का मान कितना होता है 9.8। दोस्तों अगर आप इसको कैंसिल करें ना 9.8 से तो ये पूरा पूरा 3 बार कट जाता है, तो m यानी कि द्रव्यमान कितना बनेगा इसका 3 किलोग्राम बनेगा। इसका सही जवाब होगा आपका 3 किलोग्राम द्रव्यमान बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 3 किलोग्राम। दोस्तों देखो भार जो होता है ना, भार एक सदिश राशि है, ये आप याद रखिएगा। और भार हमेशा परिवर्तनशील होता है, मतलब पृथ्वी पे कुछ भार है, चंद्रमा पे कुछ अलग भार होगा, अंतरिक्ष में जाके शून्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अंतरिक्ष में भार शून्य क्यों होता है, देखो W बराबर mg, और अंतरिक्ष में g का मान शून्य है, g का मान शून्य होगा तो भार शून्य है। लेकिन चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अगर धरती पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, उसका 6 हो जाता है, याद रखिएगा। अच्छा द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है, भार सदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। देखो दोस्तों गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो गर्मियों में जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो पेंडुलम का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो घड़ी कैसी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो सरल आवर्त गति होती है इसका सूत्र क्या होता है, T बराबर 2π L/G, ये सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का सूत्र होता है। यानी कि आवर्तकाल किस पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर और ग्रेविटी पर, याद रखना। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, दोस्तों पराश्रव्य मतलब पार कितना 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होंगी वो आपकी पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ हो गया, ये आप पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, लेकिन मानव के कान नहीं सुन सकते, याद रखना। क्वेश्चन संख्या 8 की ओर चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन संख्या 8। जब एक सीडी यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों सीडी में जो इंद्रधनुष के समान रंग दिखते हैं इसका कारण है कि परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर एक सीडी में क्या बनते हैं, रंग बनते हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सीडी में सूर्य के प्रकाश में देखने पर रंगों का स्पेक्ट्रम बनना यह परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मात्रक क्या है। दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़ी जी का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, आप याद रखिएगा। और ये मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। बड़ी जी का मान किसके द्वारा निर्धारित हुआ है, कैवेंडिश के द्वारा निर्धारित किया गया, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों R1 और R2 इसको हम इस तरह से निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये आपका R1 R2 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका R1 + R2। अब इसका उल्टा कर दें आप इसको तो ये बनेगा आपका R1 प्लस ये बनेगा आपका R2 R1/R2 + R1। तो आप देख लीजिए कौन सा बनेगा यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। ये आप सॉल्व करेंगे आप तो ये यही आंसर आएगा। अच्छा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी प्रकृति विद्युत चुम्बकीय तरंगों में होती है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या है, एक्स किरणें एवं गामा किरणों में कौन सी प्रकृति विद्युत चुम्बकीय होती हैं। दोस्तों बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो आपको याद रखना है जिन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगें निर्वात में चल सकती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। जैसे आपकी एक्स किरणें और गामा किरणें आपकी क्या हैं, ये आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, आप याद रखिएगा। जबकि बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है ना, ये मतलब आवेश रहित होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मूल रंग कौन कौन से होते हैं। दोस्तों
टीबी में प्रयोग किए जाने वाले मूल रंग लाल, नीला और हरा होता है, यानी कि लाल, नीला और हरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इन तीन रंगों को मूल रंग कहा जाता है। ठीक है, मूल रंग, टीबी में यही रंग प्रयोग किए जाते हैं, आप याद रखना। अगर आपके एग्जाम में आए कि कलर विजन, जब कलर विजन होता है किसी मनुष्य की आंख में तो कौन सा रंग नहीं दिखता, तो कलर विजन में एक रेड रंग नहीं दिखता और एक आपका ग्रीन नहीं दिखता है, ये आप याद रखना, रेड और ग्रीन। नेक्स्ट आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी गलत मिला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है, यानी कि ये आपका 4 से मेल खाता है। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको कैसे मिलाया था हमने। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये बनेगा आपका चलो मैंने वैसे तो आपको बता दिया, ऐसे आप याद रखिएगा कोड आपके जो भी हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण यह है कि अधिक दाब पर पानी जो है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दाब अधिक होगा तो ताप बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कहा गया है? ओहो, क्वेश्चन संख्या 15 कहाँ गया? क्वेश्चन संख्या 15 ये है आपका। कहा गया क्वेश्चन संख्या 15 में वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों देखो ध्यान रखना, सिंपली आप दाब कितना भी बढ़ाएं, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो चाल कितनी, 332, तो कितनी रहेगी, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। याद रखिएगा, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का प्रभाव पड़ता है, वो आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, मतलब डेकाहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, हेमीहाइड्रेट 1/2H2O। तो इसका सही होगा CaSO4 × 1/2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP भी बोलते हैं। ठीक है, POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से भारी पानी की खोज किसने की थी? दोस्तों भारी पानी की खोज किसके द्वारा की गई थी? HC यूरे के द्वारा। और भारी पानी का सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हैवी वाटर कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अगर आपने ये जल पी लिया तो आपकी डेथ हो सकती है, याद रखना, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कार की बैटरी में हम प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CNG क्या है? दोस्तों CNG जो होती है ना, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और ये जो होती है आपकी, ये ज्वलनशील गैस होती है, आप याद रखना। एक दिक्कत ये भी है इसमें, मतलब इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है ना। CNG जो होती है ये आपकी पॉल्यूशन फ्री होती है, और इसमें 98% जो आपको देखने को मिलेगी वो मीथेन ही होती है। CNG एक्चुअल में मीथेन गैस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 क्या कहता है? निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा टेफ्लॉन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। टेफ्लॉन एक ऐसी मतलब मटेरियल है जो आपका मतलब इसमें ऊष्मा का, अम्लक्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब विद्युत धारा का कुचालक होता है। ना चिपकने वाली कढ़ाई में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। यूरेनिक ऑक्साइड दोस्तों कांच को ये पीला रंग प्रदान करता है, तो ये 4 से मेल खाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, जब भी क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा तो ये आपको लाल रंग देगा, लाल रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड ये आपका नीला रंग देता है, और क्रोमियम ऑक्साइड ये कांच को हरा रंग देता है, क्रोमियम ऑक्साइड हरा रंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका बनेगा 4, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? दोस्तों प्याज में को छीलने पर जो आंसू आने का कारण अब होता है सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सल्फेनिक एसिड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा आंसू कौन सी ग्रंथि से आते हैं? लैक्रिमल,
हमारी आँख में कौन सी ग्रंथि है जिससे आपके आंसू आते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल से ही शब्द बना लैक्मी। आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा कि समय को मात दे। याद रखना, लैक्रिमल ग्रंथि ये आंसू बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं। सॉरी। क्वेश्चन है, किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? दोस्तों, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सीबी देसाई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सीबी देसाई के द्वारा गोबर गैस प्रणाली का मतलब आविष्कार किया गया था। गोबर गैस के द्वारा हम गोबर को सड़ाकर गैस बनाते हैं, जिसका प्रयोग आप खाना बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में कर सकते हैं। याद रखना, सीबी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग करते हैं पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होता है? अगर आपके एग्जाम में आए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होता है? केवलर का प्रयोग होता है, केवलर। ठीक है, केवलर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों, लोहे पर जंग लगने के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो नमी और दूसरा आपका ऑक्सीजन। तो लोहे पर जंग लगने का कारण है नमी और ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा बनेगा आपका? ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। नमी और ऑक्सीजन, ये आप दोनों याद रखिएगा। और लोहे पर जंग लगने पर ना इसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने पर इसका भार बढ़ जाएगा। अगर लोहे को जंग से बचाना है तो आपको जिंकी की परत इस पर चढ़ानी पड़ेगी, और इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं आपके। क्लियर? आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 26। क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहा गया है? अच्छा, फिर सूची है आपकी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मॉर्फिन। दोस्तों, मॉर्फिन क्या होती है? देखो, मॉर्फिन जो होती है ना, ये एनाल्जेसिक होती है। ऑप्शन मतलब ए वाला जो है वो 3 से मेल खाता है। सोडियम केरोसिन के तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल जो होता है ये आपका, अच्छा इसमें क्या है, सही मिलान करना है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। मॉर्फिन, मॉर्फिन जो होता है एनाल्जेसिक होता है। सोडियम जो होता है, सोडियम आपकी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं हम, एंटीसेप्टिक के रूप में। तो ये हो गया। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल जो है केरोसिन, यहाँ पर रख देंगे। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर आपकी मिश्र धातु। लेकिन यहाँ पे ना सोडियम जो है ना, ये सोडियम वाला हमने गलत लगा दिया। सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक होता है और जर्मन सिल्वर आपकी मिश्र धातु होती है। तो आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा मिला लें इसको। मॉर्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम केरोसिन के तेल में, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। क्लियर? तो ये आप ऐसे याद रखिएगा। आपका जो बनेगा, जो भी ऑप्शन बनता होगा आप ऐसे याद रखें। नेक्स्ट आपका, नाभिक के रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? दोस्तों, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग होता है वो ग्रेफाइट को हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है इसका सही जवाब है, ग्रेफाइट या फिर आपका भारी जल। देखो यहाँ पे साधारण जल लिखा हुआ था जो कि गलत है, तो ये आप याद रखिएगा, नाभिक के रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो है ये लिखने वाली अधातु भी है, इससे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन 28, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अच्छा, सही सुमेलित की पहचान करनी है। ओजोन रिक्तता। दोस्तों, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में मिलेगी। अगर ओजोन परत खत्म हो गई तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरती पर आएंगी, जिससे हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो यही आपका सही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत गलत है। फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी गलत है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, ये आपकी गलत है। तो सही क्या मिलेंगे आपके? सिंपल ही है आपका कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करती है। फ्लोराइड ये आपका दांत है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस त्रासदी, और ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। वैसे ये सही मिलना है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? दोस्तों, शक्ति और खाद दोनों की प्राप्ति होगी किससे? बायोगैस संयंत्र से। बायोगैस संयंत्र से शक्ति और खाद की प्राप्ति दोनों हो सकती है। देखो, सिंपल ही है। बायोगैस में हम चीज़ों को जैविक रूप से सड़ाएंगे तो उससे जो हमें जैविक खाद मिल सकती है। दूसरी बात, उससे हम गैस बनाएंगे तो हमें मतलब ऊष्मा मिल सकती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? दोस्तों देखो, हाइड्रोजन जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होगी? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? H2O, यानी कि पानी बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका,
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है? लोहा होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या कहा गया है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन B1 बेरी होता है। विटामिन ए रतौंधी होता है। विटामिन मतलब फोलिक अम्ल, इससे रक्तअल्पता होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, यानी कि विटामिन सी स्कर्वी रोग, फोलिक अम्ल रक्तअल्पता, विटामिन B1 बेरी, विटामिन ए रतौंधी। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या बनता है? इसका सही जवाब बनता है आपका 4 3 1 2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? दोस्तों हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि देखी जाएगी किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण ग्रीन हाउस की वृद्धि देखी जाती है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस क्या होता है कि पृथ्वी का भूमंडलीय तापमान बढ़ना, वो ग्रीन हाउस होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व हमारे दांतों और अस्थियों के लिए मजबूती देता है? दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है? वो होता है आपका कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसका सही जवाब होगा आपका अच्छा इन्होंने पूछा नहीं है, सॉरी नहीं है, तो आयोडीन। इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके लिए अच्छा माना जाता है, जबकि हमारी दांतों के लिए फास्फोरस, कैल्शियम और जो आपका फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, सॉरी फ्लोरीन, ये आपके अच्छे होते हैं, जबकि आयोडीन जो होता है आपका वो गले के लिए अच्छा होता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है दांत। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के जीवन में कितने दांत दो बार आते हैं? 20 दांत, ठीक है। 20 दांत ऐसे होंगे दो बार। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल। इनेमल जो होता है वो दांत की ऊपरी लेयर होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया अस्थि। अगर आपसे पूछा है अस्थि कितनी होती है? 206। और ऑस्टियोलॉजी क्या है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? दोस्तों कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, मतलब ये विटामिन सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है और विटामिन डी हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, ये आप याद रखिएगा। विटामिन डी हार्मोन के रूप में, इसकी कमी से दो रोग हो सकते हैं, रिकेट्स हो सकता है या ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, याद रखिएगा। विटामिन सी का, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अच्छा, सही सुमेलित की पहचान करनी है। इसने कहा है पर्वत। दोस्तों जो पर्वत होते हैं, पर्वत में क्या आप मिला सकते हो? देखो आप याद रखिएगा, वर्षा, हरे पौधे, अजैविक अवयव क्या है, इनके बारे में देखते हैं। देखो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना जो है ये हमें 1935 में एजी टेंसले ने दी थी। तो हरे पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र को बताते हैं, तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र के हैं, ये आपका सही जवाब है। जबकि आपके वर्षा है, जीवाणु, ये कोई खास मेल नहीं खाता, तो इसका सही जवाब होगा हरे पौधे आपके पारिस्थितिक तंत्र को बताते हैं, यही आपका सही है, बाकी इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिरोमोन्स क्या होते हैं? दोस्तों फिरोमोन जो होते हैं ना, एक कीट के द्वारा दूसरे कीट को आकर्षित करने में जो केमिकल छोड़े जाते हैं, इनकी अपनी एक विशेष स्मेल होती है, तो वो कीट के द्वारा छोड़े जाते हैं, आप याद रखिएगा। फिरोमोन जो होते हैं वो कीटों के द्वारा एक कीट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए छोड़े गए केमिकल होते हैं, आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एंटोमोलॉजी क्या है, तो एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों का अध्ययन होता है, आप याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है, याद रखें, इसके इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चमगादड़ होती है इनमें कौन सी तरंगें छोड़ने की क्षमता होती है? अल्ट्रासोनिक, यानी कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें छोड़ती हुई चलती है, अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ती है चमगादड़, याद रखना, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो चींटी एक सीधी लाइन में क्यों चलती हैं? देखो ये चींटी चल रही है आपकी इस तरह से, ये एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि चींटियाँ एक विशेष प्रकार की स्मेल छोड़ती हैं, और वो कौन से केमिकल छोड़ते हैं? फिरोमोन छोड़ते हैं, याद रखना। तो फिरोमोन कौन उत्पन्न करता है? कीट। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है? दोस्तों किससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो सकता? नाभिकीय ऊर्जा से, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही जवाब क्या होगा?
नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे होते हैं, किंतु नाभिकीय नहीं, सौर ऊर्जा, सौर सेल जो होती है इससे मतलब हमारे प्रदूषण का खतरा नहीं होता। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सौर सेल जो होते हैं या सोलर पैनल जो होते हैं इसमें कौन सी मतलब धातु का लेपन करते हैं? सिलिकॉन का लेपन करते हैं हम इसमें, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 39 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। क्या कहता है? खनिज जो होते हैं दोस्तों समाप्त होने योग्य होते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है सौर ऊर्जा, ये असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस दोस्तों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वन आरोपण वर्षा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बस आपका मिल गया। नेक्स्ट आपका कथन है आपका, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो सकती है। ठीक है, क्यों होगी? कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, वैसे तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 40 का होगा ऑप्शन ए, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रतौंधी का दूसरा नाम क्या है? निक्टेलोपिया। रतौंधी का दूसरा नाम निक्टेलोपिया भी होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, निक्टेलोपिया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 41 क्या कहता है? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? दोस्तों पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता? चील, तोता, कौवा, ये सब पक्षी हैं, लेकिन चमगादड़ ये स्तनधारी होता है। चमगादड़ जो है ये पक्षी के वर्ग में नहीं आता, ये स्तनधारी है, आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग इनमें से नहीं होता? दोस्तों सिंपली है, एड्स जो है ये वायरस से होता है। ठीक है, और इसका वायरस क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एड्स का वायरस होता है। अगर आपसे पूछे एड्स का टेस्ट क्या होता है? एलाइजा। एड्स का टेस्ट एलाइजा कहलाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, याद रखना इसके बारे में। अस्थि व दांत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों अस्थि यानी कि दांतों और हड्डियों के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो दोस्तों सही जवाब होगा कैल्शियम और फास्फोरस की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका, मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क की बात हो रही है तो 206 इसका सही जवाब है, 206 अस्थियां होती हैं, आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाला जो जोड़ है वो क्या कहलाता है? लिगामेंट्स कहलाता है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है, लिगामेंट्स। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आलू किसका संशोधित रूप है? दोस्तों आलू रियल में जो होता है ये आपका एक तना होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखो जिस भी सब्जी में मतलब आँख बनती है, आँख बनेगी, वो आपका तना होता है। जैसे आलू हो गया आपका, जैसे अदरक हो गया आपका, जैसे अरबी हो गई आपकी, वो सब आपके तने होते हैं। क्या मूली में कभी आँख बनती है? क्या उसमें से कली फूटती है? नहीं फूटती, तो मूली जड़ है आपकी। तो जिनमें आपकी नोड बनेंगे वो आपके तना होता है, नोड और इंटरनोड, वो तने की खास बात होती है। क्या आपको पता है कि आलू में कौन सी चीज़ की मात्रा अधिक होती है? स्टार्च की। आलू में स्टार्च होता है, और भारत में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, याद रखना। सिम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सिम का पूरा नाम क्या है? तो सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, 1946 में। ठीक है, 1946 में। अगर आपसे पूछा है कंप्यूटर का फादर किसे मानते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है, संगणक, याद रखना। नेक्स्ट आपका, ईमेल का जन्मदाता कौन है? दोस्तों ईमेल का जन्मदाता माना गया रे टॉमलिंसन को, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट, WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी। अच्छा एक चौथा डब्ल्यू भी आता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आकर कभी क्वेश्चन आए कि WWWW, इस चौथे डब्ल्यू का मतलब क्या था? बॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्म, याद रखना इसके बारे में। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, इन दोनों काफ़ी चर्चा में एक रहता है OTT की फुल फॉर्म क्या होती है और ये होता क्या है? कमेंट में लिख के बताइएगा। CPU में क्या होता है? CPU में कंट्रोल मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU।
कंप्यूटर का दिमाग CPU होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है CPU की? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये साइंस का मॉक टेस्ट है और आप MTS का मॉक टेस्ट जो है, जो मैंने सुबह अपलोड किया था, वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करवाना चाहते हैं, इसका मॉक टेस्ट आप मतलब हल करवाना चाहते हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं। संभावना ये है कि बहुमत जिधर होगा मैं उधर ही काम करूँगा, किसी एक व्यक्ति के कहने पर आपके मॉक टेस्ट जारी नहीं होंगे। जो ज़्यादातर बच्चे मतलब देखना पसंद करेंगे, जो ज़्यादातर आप मतलब इस वीडियो को देखना पसंद, उन्हीं के लिए मैं लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।